हाय दोस्तों, तो यहाँ पर हम एक एसएमई आईपीओ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मोनोलिथ इंडिया लिमिटेड का ये आईपीओ है। तो ये यहाँ पे एक एसएमई आईपीओ है, तो इसकी अपन यहाँ पे रिव्यू करेंगे। क्योंकि इस आईपीओ का जो अपन ने जीएमपी देखा है वो 10 रुपये से स्टार्ट होकर कंटिन्यूस ऊपर की तरफ गया। तो ये यहाँ पे 10 रुपये से 17 रुपये हुआ, फिर कंटिन्यूस फिर ऊपर जाके ये यहाँ पे 27 से 28 रुपये हुआ। तो फाइनली जो करंट जीएमपी चल रहा है वो 36 रुपये पे चल रहा है। और परसेंटेज वाइज देखते हैं तो 25% का यहाँ पे जीएमपी जो प्राइस है आईपीओ का उस पर चल रहा है। और एक रीज़न ये है कि यहाँ पे जो लीड मैनेजर है आईपीओ का हेम सिक्योरिटीज़ है। तो हेम सिक्योरिटीज़ का यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर है, इसलिए यहाँ पे इस आईपीओ के यहाँ पे डिमांड देखने को हमको मिल रही है। तो पहले यहाँ पे अपन इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी यहाँ पे रैमिंग मास्क बनाती है, जो कि एक हीट इंसुलेशन हीट फैक्ट्री है, जो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अगर मान लीजिए कहीं पे हाई हीट का काम हो रहा है तो वहाँ पे ऐसे मटेरियल यूज़ किया जाता है जो कि हमारी इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करे। तो वो वाला जो रैमिंग मास्क होता है जो यूज़ किया जाता है वो यहाँ पे ये कंपनी यहाँ पे बनाती है। तो कंपनी का फाइनेंशियल डेटा देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो ऐसे कंपनी के आईपीओ में लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर 31 मार्च 2023 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का यहाँ पे डेटा मेंशन है। तो सबसे पहले रेवेन्यू डिस्कस कर लेते हैं। तो 2023 में रेवेन्यू था 41.9 करोड़, 24 में इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे 68.9 करोड़, और फिर फर्दर इंक्रीज़ हुआ है 2025 में 97.4 करोड़। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू है उसमें हमको कंटिन्यूस ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब कंपनी की बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो कंपनी का प्रॉफिट है वो टैक्स सब देने के बाद क्या बनता है। तो यहाँ पे 2023 में 4.5 करोड़ था, 2024 में ही डबल हो गया है 8.5 करोड़, और यहाँ पे जो 31 मार्च की बात करें तो 14.49 करोड़। तो यहाँ पे आप जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसको भी आप देखेंगे कंटिन्यूस यहाँ पे ये इसमें हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी हमको यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है, कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें भी हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो फंडामेंटली वाइज अगर हम देखें तो कंपनी यहाँ पे हमको अच्छी कंपनी दिखाई दे रही है। कंपनी की बोरोइंग की बात कर ली जाए तो कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, तो 2023 में कंपनी के पास कर्जा था 3.6 करोड़ का, 2024 में थोड़ा सा कम हुआ है, फिर फर्दर इंक्रीज हुआ है 7.43 करोड़ का 2025 में। तो यहाँ पे कंपनी का जो लोन है या जो बोरोइंग है वो उसमें भी हमको यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। लेकिन जब यहाँ पे रेवेन्यू हमको इंक्रीज दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हमको इंक्रीज दिखाई दे रहा है, तो ये जो लोन है ये हम कह सकते हैं कि कंपनी इसको मैनेज करके चल सकती है। तो कंपनी का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 310 करोड़ का है, काफ़ी छोटी कंपनी है क्योंकि एसएमई सेगमेंट में आ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करी जाए तो यहाँ पे ये जो 53.9% का रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा डेटा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करी जाए तो 46.2% काफ़ी अच्छा डेटा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी मैनेजेबल है, 0.21 का काफ़ी अच्छा डेटा है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 41.15% है, ये भी काफ़ी अच्छा डेटा कंसिडर करके चल सकते हैं। साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है 14.88% का, ये मार्जिन भी हमको यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हमने कंपनी का फाइनेंशियल डेटा यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रेशियो हैं वो डिस्कस कर लिया है। अब जान लेते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है या फिर कंपनी कितनी महंगी या सस्ती आ रही है। क्योंकि अगर कंपनी कितना भी अच्छा है यहाँ पे अगर फाइनेंशियल उसके रेशियो होंगे या फाइनेंशियल या फिर स्टेटमेंट होंगे, अगर कंपनी वैल्यूएशन ऐसे लेकर आएगी जहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे प्राइस अप्रिसिएशन का यहाँ पे हमारे पास स्कोप नहीं बचता है, तो ऐसी कंपनी में अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है। मतलब वैल्यूएशन इतनी होनी चाहिए कि ताकि जो कंपनी का प्राइस है उसको ऊपर जाने के लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत स्कोप हो। तो वैल्यूएशन हम चेक करेंगे कंपनी के पीई रेशियो से कि कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है। तो आईपीओ के बाद कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो जाएगा 21.45 का। अब ये पीई रेशियो अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, इसको हम चेक करेंगे कंपनी के जो पेयर्स हैं या जो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं उनके डेटा से चेक करेंगे कि जो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में उनका कितना पीई रेशियो चल रहा है, तो उसके हिसाब से ये कंपनी की वैल्यूएशन क्या रहने वाली है। तो कंपनी यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर है राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स लिमिटेड, ये भी सेम काम करती है जो हमारी कंपनी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस कंपनी का अगर हम यहाँ पे पीई रेशियो अगर चेक करते हैं तो इस कंपनी का पीई रेशियो है 88.64 का, और जो हमारी कंपनी यहाँ पे आईपीओ लेकर आ रही है उसका पीई रेशियो है 21.45 का, या फिर हम इसको अगर मोटा मोटा लेके चलें 22 का पीई रेशियो है जो कंपनी का हमारा आईपीओ है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कंपनी लिस्टेड है ये कंपनी का डेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 4 टाइम्स यहाँ पे वैल्यूएशन है जो लिस्टेड कंपनी है उसकी, मतलब 4 टाइम्स ज़्यादा महंगी है, हमारी कंपनी 4 टाइम्स सस्ती कह सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है यहाँ पे हमको 25% का अभी करेंट रेट के हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाई दे रहा है, और रुपीज़ वाइज देखें ना यहाँ पे 36 रुपीज़ का यहाँ पे ग्रे मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाले आईपीओ में, देखिए इस आईपीओ में मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल डेटा अच्छा है, तो यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन भी हमको अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात और है, यहाँ पे ओसवाल फॉर्म करके आईपीओ आ रहा है, जो मेन बोर्ड आईपीओ आ रहा है, तो मैं बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करता हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि मैं ओसवाल आईपीओ को प्रेफर करूँ इस आईपीओ की जगह, क्योंकि वहाँ पर मैं बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो मेरे पास फंड नहीं बचेगा इस आईपीओ में अप्लाई करने की। लेकिन अगर हमारे पास फंड होता, अगर हम रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते
और यहाँ पे हम अगर भी HNI कैटेगरी में अप्लाई करते हैं इस IPO में, तो यहाँ पे या फिर रिटेल कैटेगरी में, तो इस IPO को हम कंसीडर करके चल सकते हैं। मतलब ये IPO ऐसा है कि इसको हम अप्लाई करके चल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी, और अगर कंपनी डिस्काउंट में भी लिस्ट होती है तो इस IPO को मैं यहाँ पे एज ए पोर्टफोलियो स्टॉक भी यहाँ पे रख सकता हूँ, क्योंकि कंपनी का हमको जो फाइनेंशियल डेटा है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। बाकी एक बात मैं क्लियर कर लूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यहाँ पे मैं आपको कोई यहाँ पे एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें और खुद के एनालिसिस के बेस पर फिर आप डिसाइड करें। तो कंपनी की डेट्स की बात कर लेते हैं। तो 12 जून को ये IPO हमारा ओपन हो जाएगा और क्लोजिंग डेट हो जाएगी 16 जून को। और जो ओसवाल IPO है जो यहाँ पे क्लैश कर रहा है, जो मेन बोर्ड IPO है, उसकी क्लोजिंग डेट है 17 जून और वो 13 जून से स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे पास फंड नहीं बच रहा है, इसलिए मैं हो सकता है ओसवाल IPO में अप्लाई करूँ, लेकिन यहाँ पे भी अगर मैं रिटेल या फिर बिग एचएनआई एप्लीकेशन या फिर स्मॉल HNI जो भी अगर फंड बचता है तो हो सकता है मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर दूँ। अलॉटमेंट इस कंपनी का जो है वो 17 जून को यहाँ पे हो जाएगा, लिस्टिंग यहाँ पे 19 जून को हो जाएगी। प्राइस बैंड की बात कर लें तो 143 का यहाँ पे प्राइस बैंड है। इसके ऊपर यहाँ पे हमको 36 रुपीज़ का GMP दिखाई दे रहा है, जो कि 25% बनता है, जो हमने अभी पहले डिसाइड किया था। लॉट साइज यहाँ पे है 1000 रुपीज़ का, और यहाँ पे जो इशू साइज़ है वो 82 करोड़ का है। कह सकते हैं ठीक ठाक इशू साइज़ है, मतलब अच्छा इशू साइज़ है, और ये पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। मतलब ये सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो रिटेल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम आपके पास 1,43,000 होना चाहिए, और स्मॉल HNI में या फिर HNI में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे तो 2,86,000 2 लॉट्स के लिए आपके पास होने चाहिए। और फिर यहाँ पे आप HNI कैटेगरी में मिनिमम 2 है और मैक्सिमम कितने भी लॉट्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आई होप कि यहाँ पे मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।